1991 में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से विजय शंकर रस्तोगी ने वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सूट फाइल की, जिसमें यह क्लेम किया गया कि जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है वहां 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य का बनाया हुआ एक मंदिर था, जिसकी जगह पर बाद में मस्जिद बनवाई गई। और क्योंकि वहां पहले से ही एक मंदिर होता था, इसी कारण प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 वहां लागू नहीं होता है। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या चीज है, इसके बारे में हम इन डेप्थ में बात करेंगे, लेकिन शॉर्ट में ये बात समझ लीजिए, ये पार्लियामेंट का वो एक्ट है जिसके तहत कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर, उसका स्ट्रक्चर, उसके साथ कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ये एक्ट मस्जिद पक्ष के लिए एक मजबूत ढाल की तरह बन चुकी है। लेकिन उस पर आने से पहले और इस एक्ट को समझने से पहले हमारा फेवरेट सेक्शन थोड़ा सा हिस्ट्री, क्योंकि हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब इतिहास में ही मिलेंगे। तो जैसा कि 1991 के इस पिटीशन में कहा गया है, ऐसा एक बिलीफ था आम आदमियों, आम नागरिकों के बीच में भी एक पॉपुलर बिलीफ है कि महाराजा विक्रमादित्य ने काशी विश्वनाथ टेंपल को बनवाया था, जो ओरिजिनल मंदिर था वहां पर। अगर आप बात करें कि मंदिर की डेमोलिशन किस तरीके से हुई, तो उसके बारे में भी दोनों पक्षों में राय अलग अलग है। कोई कहता है कि मंदिर तोड़े गए और उसी की जगह यहां एक मस्जिद बनवाई गई, कोई कहता है कि मस्जिद बगल में मौजूद था, इसके लिए कोई मंदिर यहां नहीं तोड़ा गया है। हिस्ट्री इसके बारे में क्या कहती है, क्या प्रमाण है हमारे पास इतिहास में, आइए देखते हैं। 12वीं सेंचुरी की एक पर्शियन पोएट हसन निजामी की बुक ताजुल मासिर के अकॉर्डिंग मोहम्मद गौरी के जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बैटल ऑफ असानी में जयचंद्र को हराया और इसके बाद उसकी आर्मी बनारस पहुंची और वहां कई टेंपल्स को डिमोलिश किया गया। इसके बाद 1296 में इल्तुतमिश के रूल के दौरान कई हिंदू बिजनेसमैन ने ये टेंपल्स वापस रिबिल्ड करवाए। और कहा जाता है कि 13वीं सेंचुरी के आसपास शर्की रूलर्स के पीरियड में एक और डेमोलिशन ड्राइव देखने को मिला वाराणसी में। फिर मुगल पीरियड में अकबर के शासन के दौरान अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल और राजा मान सिंह ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। और फिर आता है औरंगजेब का वो कंट्रोवर्शियल पीरियड, जहां फिर एक बार लार्ज स्केल टेंपल डेमोलिशंस हुए और इसके सोर्सेज आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। मासीर आलमगीरी, जिसे लिखा है साकी मुस्तैद खान ने, जो कि औरंगजेब के पीरियड में कंटेम्परेरी राइटर थे। ये बुक औरंगजेब पर लिखी गई बुक्स में से सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। इस बुक में आलमगीर यानी औरंगजेब के कई फरमानों का जिक्र है और इसी किताब के मुताबिक औरंगजेब के फरमान के बाद सिंध में थट्टा, मुल्तान और काशी में कई टेंपल्स को डिमोलिश किया गया। और मंदिर पक्ष का यह मानना है कि इसी डेमोलिशन के टाइम पर विश्वेश्वर टेंपल को भी डिमोलिश किया गया और उसी जगह पर यह मस्जिद बनाई गई, जिसे आज के डेट पर ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। अब इस बात पर कोई डिबेट तो है नहीं कि औरंगजेब जैसे रूलर्स के शासन में, उनके शासनकाल में मंदिरों का नाश हुआ और कई मस्जिदों का वहां निर्माण भी हुआ। विवाद इस बात पर है कि ज्ञानवापी उनमें से एक मस्जिद है या नहीं। मस्जिद पक्ष का दावा यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद अकबर के टाइम से ही यहां मौजूद है और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी सैयद मोहम्मद यासीन ये मानते हैं कि अकबर के पीरियड में इस मस्जिद से सटा हुआ एक दीन इलाही का मरकज भी हुआ करता था। दीन इलाही अकबर का वो एक्सपेरिमेंट जहां एक सिंथेटिक रिलीजन बनाने की कोशिश की गई थी, सारे धर्मों के अच्छे पॉइंट्स मिलाकर। इस मरकज या सेंटर को औरंगजेब के टाइम पर वहां से हटवा दिया गया और उसी के रिमेन्स आज भी मस्जिद के आसपास दिखते हैं। इसी को बहुत सारे लोग मंदिर के अवशेष मानते हैं। यासीन ये भी क्लेम करते हैं कि वहां 2 कब्रें भी हैं और जो मौजूद हैं, जिससे ये बात साबित होता है कि यहां कोई मंदिर नहीं बल्कि एक मरकज था जहां सारे धर्मों के लोग अलाउड थे, जिसका आर्किटेक्चर भी सिंथेटिक था। जैसे ही औरंगजेब के डेथ के बाद वहां मुगल डायनेस्टी का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा, मराठा रूलर्स की शक्ति और बढ़ने लगी। इसी दौरान साल 1776 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ टेंपल को रीबिल्ड करवाया और आज जो ये मंदिर मौजूद है, कहा जाता है ये वही टेंपल है, ये वही मंदिर है जो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उस टाइम पर बनवाया था। तो ये तो हुई हिस्ट्री की बात। आइए अब जानते हैं कि ये कौन-कौन सी जो करंट कंट्रोवर्सीज हैं, कोर्ट केसेस हैं, जो सर्वेज हैं, वो बात यहां तक कैसे पहुंची। अभी हाल ही में 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के प्रीमाइसेस पे एएसआई सर्वे को परमिशन दे दी। एएसआई के पास 2 सितंबर तक का डेडलाइन है अपना सर्वे वहां पूरा करने के लिए। इस एपिसोड पर रिसर्च और इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते समय वहां ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे कंडक्ट हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि सर्वे में इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि मस्जिद के रिलीजियस कैरेक्टर, उसके स्ट्रक्चर के साथ किसी भी तरीके का छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ऐसा करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए सर्वे में एएसआई ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है ताकि मिनिमम फिजिकल इंटरफेरेंस हो, पर अगर जरूरत पड़े तो एक्सकवेशन भी वहां किया जा सकता है। पिछले साल अप्रैल 2022 में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4 महिला पिटिशनर्स ने एक केस की सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफिक सर्वे की परमिशन मांगी और जिसके बाद मस्जिद की दीवारों पर कुछ एंशिएंट सिंबल्स पाए गए और मस्जिद के वजू खाने में एलिजेड शिवलिंग का स्ट्रक्चर भी पाया गया, जिसको लेकर मंदिर पक्ष का दावा यह था कि यह शिवलिंग है। वहां मस्जिद पक्ष का यह क्लेम है कि यह एक सिर्फ फाउंटेन है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं एसएम यासीन, उनका यह कहना है कि ऐसा फाउंटेन कई पुरानी शाही मस्जिदों में आपको मिल जाएगा और इस फाउंटेन के स्ट्रक्चर के बीच में जो एक होल है जो कि किसी भी शिवलिंग में नहीं पाया जाता है। तो ये जो पक्ष है, जो मस्जिद पक्ष है, उनका यह मानना है। और ऐसा क्लेम सिर्फ एसएम यासीन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि काशी विश्वनाथ के जो प्रीस्ट, पुजारी फैमिली है, उनके एक मेंबर राजेंद्र तिवारी है, उनका भी यही मानना है कि ये कोई एलिजेड शिवलिंग नहीं है। राजेंद्र तिवारी ये कहते हैं कि ये जो स्टोन स्ट्रक्चर के बीच में 63 सेंटीमीटर का होल है जो कि शिवलिंग में पॉसिबल ही नहीं है, और उनका ये कहना है कि असली शिवलिंग तो वो है जिसकी आराधना अहिल्याबाई होलकर के समय से उनके परिवार के लोग करते आए हैं। पर श्रृंगार सवाल नंबर 1, किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी कैसे हो सकता है? इस बात पर टिप्पणी खुद मुख्यमंत्री योगी जी ने भी किया है। लेकिन ज्ञानवापी का मतलब होता है वेल ऑफ विजडम, जिसका जिक्र 8th सेंचुरी के स्क्रिप्चर स्कंद पुराण में भी आराम से आपको दिखने को मिल जाएगा। बीएचयू में हेरिटेज स्टडी के प्रोफेसर रहे डॉक्टर राणा पीवी सिंह ने यह बताया कि मस्जिद को पहले आलमगीरी मस्जिद कहा जाता था, पर ज्ञानवापी एरिया के पास लोकेटेड होने के कारण इसको ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है और यही उसका नाम बन गया। क्वेश्चन नंबर 2, नंदी की पोजीशन और मस्जिद में पाए गए शिवलिंग का क्या कनेक्शन है? कई लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि नंदी का जो मुंह है मस्जिद के डायरेक्शन में है। हिंदू बिलीफ के हिसाब से आमतौर पर देखा गया है कि जिस डायरेक्शन में नंदी का मुंह होता है वहां शिवलिंग होता है। और काशी विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स में जो नंदी है उसके बारे में एक पक्ष यही दावा करती है कि उसका मुंह ऑलमोस्ट उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जिस तरफ ज्ञानवापी मस्जिद है। पर इस क्लेम पर भी डॉक्टर राणा पीवी सिंह का यह कहना है कि नंदी जो टेंपल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है उसको 1824 में नेपाल के राजा और उनके परिवार ने मंदिर को डोनेट किया था, तो यह क्लेम एक्चुअली हिस्टोरिकली स्टैंड नहीं करता है।
भी पुरानी है, जिसका संबंध मिड 1980 से लेकर 90s तक हुए कई सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और कोर्ट के ऑर्डर से भी जुड़े हुए हैं। साल 1984 में दिल्ली में वीएचपी का एक धर्म संसद ऑर्गेनाइज होता है, जिससे राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत होती है। इसके बाद ऐसी ही धर्म संसद 1985 में उडुपी में भी ऑर्गेनाइज की जाती है, जहां से राम जन्मभूमि आंदोलन के अलावा कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ टेंपल कॉम्प्लेक्स को खाली करवाने और हिंदू समाज के हवाले करने की मांग भी रखी गई। इसके बाद जैसे जैसे राम मंदिर मूवमेंट अपने पीक पर पहुंचा, देश में कम्युनल टेंशन और बढ़ने लगा। राम मंदिर का मामला देश की आजादी से पहले से चल रहा था, पर कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ टेंपल वाला मामला बस अभी तूल पकड़ रहा है। और इसीलिए साल 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने देश के माहौल को देखते हुए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और पार्लियामेंट में पारित किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आखिर इसको पास करने की जरूरत उस समय सरकार को क्यों महसूस हुई। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि उस वक्त टाइम देखिए 90s का टाइम, उस वक्त राम मंदिर आंदोलन पीक पर चल रहा था, अडवाणी जी का रथ यात्रा देश भर में चल रहा था और उसी वक्त अडवाणी जी की गिरफ्तारी भी हुई और उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोलीबारी करने से देश में और भी कम्युनल टेंशन फैलता ही जा रहा था। ऐसे में नई कंट्रोवर्सी से बचने के लिए और आने वाले समय में देश के माहौल को काबू में रखने के लिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया गया। इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 की डेट से किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर में छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। सरकार आपको इसकी परमिशन नहीं देती है, फिर चाहे वो मंदिर हो, वो मस्जिद हो, वो चर्च हो, वो गुरुद्वारा हो, क्योंकि अगर ढूंढने बैठोगे और इतिहास में अगर आप खंगालोगे तो आपको बहुत ऐसे केसेस मिलेंगे। मुगलों ने मंदिर गिरवाए, मस्जिद बनवाए, रिसर्च तो ये भी दिखाती है कि राजाओं ने बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स गिरवाए, उस पर मंदिरों का निर्माण किया। तो इस तोड़ने और बनाने की प्रथा को कहीं ना कहीं तो रोकना था, कहीं ना कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करनी थी और हमारी आजादी 1947 एक अच्छा मार्कर था कि बस अब ये और नहीं। दिलचस्पी की बात ये ऑफ कोर्स है कि इस एक्ट में अयोध्या और राम मंदिर के मसले को एग्जेम्पशन दी गई थी, क्योंकि ये मसला 1947 से पहले से ही तूल पकड़ा हुआ था और चल ही जा रहा था। लेकिन दूसरे किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप की छेड़छाड़ की परमिशन नहीं है बाय लॉ। 2019 में राम मंदिर के वर्डिक्ट के समय भी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये टाइटल सूट में सुनवाई के समय इस बारे में बात किया और इस एक्ट का समर्थन किया और कहा कि रिलीजियस प्लेसेस के कैरेक्टर में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि ये जो लॉ है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये इंडियन पॉलिटी को, इसका सेक्युलर फीचर को बचाने के लिए एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर भी माना जा सकता है। तो सोचिए कितना अहम है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। सुप्रीम कोर्ट का ये एक्ट को लेकर ये स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है और जैसा कि हम सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्टेटमेंट्स होती है कोई मामूली स्टेटमेंट्स नहीं होती है जो हम और आप दे दें। ये अलग अलग समय पर इनको कोट किया जाता है और सरकार की कई नीतियों को इसको रिवर्स भी किया जाता है इन सब जजमेंट्स को कोट करके। तो डेमोक्रेसी में इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस। लेकिन अब इस एक्ट की वैलिडेशन, इस एक्ट की दरकार को लेकर बार-बार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कुल 6 पिटीशन एक्सेप्ट की गई हैं, जिसमें बीजेपी लीडर एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय और बीजेपी के फॉर्मर राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नाम भी शामिल है। और इस मामले में रीसेंट डेवलपमेंट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई 2023 इस साल को सेंटर को, गवर्नमेंट को बोला है कि 31 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है इस एक्ट के वैलिडेशन को लेकर सरकार को अपना रवैया, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तो ये मामला भी अब तूल पकड़ सकता है। इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खारिज सरकार करेगी? क्या सरकार ये फैसला लेना चाहेगी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लाया तो गया था शायद इस आशा से कि लिबरलाइजेशन, आर्थिक तरक्की, विकास और कम्युनल पॉलिटिक्स और बदले की भावना के बीच में से हम तो जरूर लिबरलाइजेशन चूज करेंगे, विकास चूज करेंगे, देश को नंबर 1 बनाना उसको चूज करेंगे, कठोर मेहनत चूज करेंगे। और ये बात कुछ हद तक सच भी था, क्योंकि कुछ सालों के लिए तो इस एक्ट के आने के बाद काशी और मथुरा का विवाद एकदम ठंडा सा पड़ गया। लोगों ने भी शायद रियल इश्यूज पर बात करना शुरू कर दिया। तभी तो 2014 में जो क्रांति आई, करप्शन जो असली मुद्दा बना, जिसके चलते कांग्रेस सरकार को जनता ने टोटली आउट कर दिया। आज बना के देखो करप्शन को मुद्दा, लोग बोलेंगे कहां है करप्शन, सब चंगा सी। पर ये काशी और मथुरा का ये जो विवाद है एक बार फिर से सुर्खियों में आने लगा है। इन विवादों पर 9 बजे प्राइम टाइम डिबेट्स में कम्युनल हेट्रेड आपको देखने को मिलेगा। पर अगर आपको याद हो तो अयोध्या के वर्डिक्ट के बाद हमने भी एक एपिसोड बनाया था, अयोध्या वर्डिक्ट 6 सवाल, और उस एपिसोड में हमने एक बात कही थी कि कोर्ट के आदेश तो आ गए, मंदिर को बन रहा है, अच्छी बात है, पर क्या हम अब ये बात मान के चले कि मंदिर मस्जिद का डिबेट खत्म हो जाएगा, अब हिंदू मुसलमान सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, देश के विकास के लिए काम करेंगे? इस एपिसोड को बनाए 3 साल बीत गए और अफसोस ये है कि हम वापस उसी डायरेक्शन पर जा रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कुछ सालों में अगर गलती से बन भी गए 8% पर ईयर एनुअल ग्रोथ पर, तब भी हमारी औसतन आमदनी बांग्लादेश से कम होगी और अंगोला के आसपास होगी। पिछले सैकड़ों सालों में कितने मंदिर तोड़े गए, कितने मस्जिदें बनाई गई, हम इस बात के पीछे अगर पढ़ने लगे तो ये मामला अगले 700 साल तक चलता रहेगा। चलो मान लेते लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि 15 अगस्त 1947 ही क्यों, अगर उससे पहले किसी पूजा स्थल को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया है तो उसे छोड़ देना इंसाफ कहां से हो सकता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल 1991 में भी कुछ एमपीज ने संसद में उठाया था, तो इसको समझना, इसका जवाब देना भी जरूरी है। देखिए यहां पर 2 बुनियादी प्रिंसिपल्स आते हैं जिसके चलते 15 अगस्त 1947 का डेट फिक्स किया गया। ये कोई आर्बिट्री डेट नहीं है कि फील गुड हुआ तो हमने कर दिया। ये वो 2 सिद्धांत हैं जिसपे हमारे देश का काफी कानून और नियम सिस्टम आधारित है। पहला स्टेट सेक्युलरिज्म और दूसरा नॉन रेट्रोग्रेशन। पहला समझते हैं, स्टेट सेक्युलरिज्म को लार्जली लोग समझते हैं, बहुत पसंद नहीं करते, लेकिन समझते हैं इंडियन रिपब्लिक है जो किसी धर्म का नहीं है, तो इस स्टेट का दायित्व बनता है कि वो सबको एक समान देखे, सबके पूजा स्थलों को प्रोटेक्ट करे। जब ये स्टेट बना, यानी जब देश आजाद हुआ, तब से ये स्टेट की टेरिटरी में जितने भी पूजा स्थल हैं वो सारे के सारे स्टेट की विरासत है और स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है और स्टेट का, इंडियन रिपब्लिक का दायित्व बनता है कि ये सारे पूजा स्थलों को वो प्रोटेक्ट करे। अब आते हैं नॉन रेट्रोग्रेशन के प्रिंसिपल पे। ये वाला जो प्रिंसिपल हम एकदम भूल सा गए हैं कि हम इतिहास में खोए हुए नहीं रहेंगे। आजादी के पहले अलग-अलग साम्राज्य रह चुके थे, हजारों साल का इतिहास है, कई खूंखार जंग है, इतिहास में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारे पूजा स्थलों को ध्वस्त किया गया है, बहुतों को कन्वर्ट किया गया है। मगर अभी का जो इंडियन रिपब्लिक है, अभी का जो स्टेट है, उसका काम ये नहीं है कि वो हजारों सालों के इतिहास को उसको खंगाले, उसको निकाले, उसको एक्सकवेट करे और पता लगाए कि भैया वो किसका ओरिजिनली था और फिर उसका रीबंटवारा करना शुरू करे, रीएलोकेशन करना शुरू करे। कौन सा शिवालय ओरिजिनली जैन मंदिर था, क्या बुद्धिस्ट टेंपल तोड़े गए थे, पूजा स्थल बनाए गए थे, क्या कोई मस्जिद पहले से उसके पहले कोई मंदिर था, ये सब हमारे राज्य का काम नहीं है, क्योंकि इस काम का कभी कोई अंत नहीं होने वाला है। राज्य का मकसद है कि पूरे इतिहास को तराजू में ना तोले, बल्कि ये कि कम से कम आजादी के बाद जब एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक स्टेट बना है तो फिर से वो खून खराबा, अस वर्सेस देम धार्मिक विवाद को हवा ना मिले, बल्कि यूनिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो, सबके पास शिक्षा, नौकरी का साधन हो, सबका
विकास हो, ये होता है एक स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी। यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है 2019 में। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि केस में अपना फैसला दिया। हमने उस टाइम पर भी इसके ऊपर एक डिटेल्ड एपिसोड बनाए हैं, उसमें क्या सवाल उठे थे, आगे क्या होगा। इस वीडियो में हम उस फैसले को डाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको हम सीधा 82nd पैराग्राफ में ले जाना चाहते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बात की है। सुप्रीम कोर्ट की वाणी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 हिस्ट्री के दर्द को हील करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, एक गारंटी है कि आजादी के बाद से हर रिलीजियस कम्युनिटी के पूरे जो पूजा स्थल है वो प्रिजर्व किए जाएंगे, उनको बचाया जाएगा। ये लॉ नागरिकों को ही नहीं बल्कि स्टेट को भी एड्रेस करता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि इस लॉ का जो आदेश है वो बाइंडिंग है फॉर दोस हु गवर्न द अफेयर्स ऑफ द नेशन एट एवरी लेवल। माने हर पॉलिटिशियन, हर ब्यूरोक्रेट को इस लॉ के स्पिरिट को साथ में रखकर काम करना होगा। उसके बाद एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है, स्टेट ने इस लॉ को इनैक्ट करके अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट को इन्फोर्स किया है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को इंप्लीमेंट किया है कि वो इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स और सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर का हिस्सा है। यानी ये लॉ संवैधानिक तो है ही, पर उसकी स्पिरिट और उसके डायरेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स का हिस्सा है। ये अहम पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि नॉन रेट्रोग्रेशन इज अ फाउंडेशनल फीचर ऑफ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ऑफ व्हिच सेक्युलरिज्म इज अ कोर कंपोनेंट। और इससे ज्यादा क्लैरिटी से कोई बात नहीं कर सकता है, इससे ज्यादा क्लैरिटी से इवन कोई कोर्ट रिकॉर्ड या कोर्ट जजमेंट लिखी नहीं जाती है। अगर ये रेट्रोग्रेशन का प्रिंसिपल अलाउ कर देते हैं लीगली, तो और भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। इतिहास में ऐसे बेशुमार राजा हैं जिन्होंने अपनी ताकत दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए दुश्मनों के पूजा स्थलों को तोड़ा था। सिर्फ मुसलमान राजा नहीं है, ऐसे सैकड़ों इंस्क्रिप्शन मिल जाएंगे जहां हिंदू राजा ने दूसरे राजा को हराने के बाद हिंदू मंदिरों को ही डेसिक्रेट किया था। उनका भी बदला लोगे क्या? अर्ली 10th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा साम्राज्य के राजा इंद्र III ने अपने दुश्मन प्रतिहारा साम्राज्य को हराया और कलप्रयाग को ध्वस्त कर दिया, रिड्यूस्ड इट टू रबल, और उसको डिटेल के साथ रिकॉर्ड भी करवाया कि ये कार्य हमने किया है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे कि शैवाइट या वैष्णवाइट राजाओं ने जैन और बुद्धिस्ट पूजा स्थलों को कन्वर्ट कर दिया या तोड़ दिया। अब इनका भी बदला लेंगे, क्योंकि हो सकता है कल ऐसा भी हो जाए कि जैन बौद्ध भी मांग करने लगे कि भैया हमारे पवित्र स्थान हमको वापस दो। और 1000 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मल्लराय कम्युनिटी, जो केरला की आदिवासी कम्युनिटी है, उनका क्लेम यह है कि सबरीमाला मंदिर के वो असल हकदार हैं। उनकी कम्युनिटी के लोग मंदिर में 1902, ज्यादा पहले नहीं, 1902 से पूजा कर रहे थे, जब वहां उस समय टेंपल प्रीमाइसेस से वहां की रॉयल फैमिली और उनके पंडितों ने उन्हें वहां से बेदखल कर दिया, वहां से बाहर कर दिया। तो अब भाई आदिवासी भी अपना रेट्रोग्रेशन लाएंगे क्या? इन क्लेम्स की बाय द वे हिस्टोरिकल बैकिंग भी है, पर संघ परिवार या अश्वनी उपाध्याय इनके तरफ से केस लड़ने नहीं आएंगे सुप्रीम कोर्ट पे। सिर्फ एक ही किस्म के हिस्टोरिकल फॉल्ट लाइन को खुरेदा जाएगा, धर्म के लिए या पॉलिटिक्स के लिए, अब इसका जज आप ही को बनना पड़ेगा। जहां तक बात है तो कुछ पिटिशनर्स ने एक और रास्ता भी अपनाया है, वेरी इनोवेटिव। राखी सिंह, जो कि श्रृंगार गौरी वर्शिपिंग सूट 2022 की एक मेन प्लेंटिफ है, उन्होंने कहा है कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को उनके केस में पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि ज्ञानवापी प्रीमाइसेस का 15 अगस्त 1947 के कट ऑफ डेट पे रिलीजियस कैरेक्टर था क्या। यानी वो ये नहीं कह रही है कि 400 साल पहले किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, बल्कि ये कि कट ऑफ डेट पे ज्ञानवापी एक मंदिर ही था या कम से कम एक मंदिर भी था। तो यहां पूजा पाठ से फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप ट्रिगर ही नहीं होता है, क्योंकि अगर 1947 15 अगस्त को वहां भी पूजा हो रही थी तब बिल्कुल सब कुछ ठीक है। वैसे हिंदुस्तान में मान ये बात तो क्लियर है कि ऐसे काफी पूजा स्थल मौजूद हैं जहां अलग अलग धर्मों के लोग साथ में शांति से साइड बाय साइड अपनी पूजा पाठ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। दशकों से ऐसा चलता है। दिक्कत तब आती है जब राजनीति के नफरती चिंटू आ जाते हैं शांति और भाईचारे को भंग करने के लिए, अपने पावर पाने के लिए। 1993 तक ज्ञानवापी मॉस्क के प्रीमाइसेस में मस्जिद के पीछे की दीवार पर मौजूद मूर्तियों की डेली पूजा होती थी। फैक्ट है। ये बंद इसलिए हुआ क्योंकि कुछ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वर्कर्स ने वहां मस्जिद की ओर 300 से 400 गंगा जल के कलश फेंक दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने बैरिकेडिंग शुरू कर दिया, एक एरिया को काट दिया और उसके बाद पूजा का भी ये जो सिलसिला था, ये जो डेली पूजा हो रही थी, वो भी रुक गया। नहीं तो पूजा पाठ वहां चलती आई थी शांतिपूर्वक। जब अयोध्या का जजमेंट आया था तब कुछ मासूमों को लगा था, हमारे जैसे लोगों को भी लगा था, हमें भी आशा जगी थी कि अब फाइनली हमारे देश में इकोनॉमी की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, सोशल जस्टिस की, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, राम राज्य की बात होगी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को हुए सिर्फ 2 हफ्ते भी नहीं हुए जब देश का नैरेटिव चलाने वालों ने सोचा कि अब मंदिर मस्जिद पर फिर से पार्ट 2 शुरू कर दिया जाए, ताकि नैरेटिव कंटिन्यू होता रहे, लोग भ्रमित रहे और वोट उनको मिलते रहे। पहले मांग हुई अयोध्या की, फिर मांग हो रही है काशी मथुरा की, लेकिन फिर भी ये बात आप साफ याद रखिएगा कि ये बात यहां रुकने वाली नहीं है। यही सेम स्क्रिप्ट एमपी में कमाल मौला मस्जिद में भी शुरू हो चुकी है। सितंबर 2023 में एमपी पुलिस 4 लोगों को गिरफ्तार करती है जो कमाल मौला मस्जिद के प्रीमाइसेस के अंदर देवी सरस्वती की मूर्ति रखने की कोशिश कर रहे थे। चारों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे और अखिल भारत हिंदू महासभा के मेंबर्स बोले जाते हैं, जिन्होंने बाद में दावा किया कि मूर्ति को उन्होंने कोई रखने की कोशिश नहीं की थी, वहां मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी, क्योंकि कमाल मौला मस्जिद के परिसर में एक प्राचीन सरस्वती मंदिर है। अब इसका हिस्ट्री में तो कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन ये क्लेम किया जाता है। ऐसी मूर्तियां शायद और कई सैकड़ों मस्जिदों में प्रकट होने लगेंगी और सालों साल देश की राजनीति, मुस्लिम इन्वेडर, मुस्लिम हेट और प्राचीन हिंदू ग्लोरी पर चलती रहेगी। कमाल मौला मॉस्क के रिलीजियस कैरेक्टर को कन्वर्ट होने से रोकने के लिए फिलहाल तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का दीवार अभी है, पर